हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम समझने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और फिर हम समझेंगे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये कहाँ से इवॉल्व हुआ। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी ये सबसे पहले दी गई ब्रनलैंड रिपोर्ट में 1987 में। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक ऐसी इस तरह की डेवलपमेंट होती है जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स का ख्याल रखते हैं, रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड्स पूरी की जा सकें, और साथ ही साथ इन रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करें कि ये रिसोर्सेज जो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिल सके, और उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को कंप्रोमाइज़ भी ना किया जाए। उसके बाद बात करें ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स पर काम करती है। सबसे पहले जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, सेकेंड आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड थर्ड पिलर आता है सोशल इक्विटी एंड ह्यूमन वेलबींग। तो कुल मिलाकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का ध्यान भी रखा जाता है, साथ ही साथ सोशल इक्विटी का ध्यान भी रखा जाता है, और इस ह्यूमन प्रोग्रेस के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसकी हेल्थ भी बनी रहे, हमारा जो अर्थ की जो इकोसिस्टम्स हैं उनकी हेल्थ भी बनी रहे और हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि हमारी ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी को जो है लिंक करता है प्लेनेटरी हेल्थ से, यानी कि प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ प्लेनेट की हेल्थ का भी ध्यान रखता है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये इंश्योर करता है कि कोई भी सोशल डायमेंशन जो है वो मिस ना हो, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते करते कहीं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल इक्विटी और ह्यूमन वेलबींग जैसी चीज़ों को भी कहीं भूल ना जाएं। इसलिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है इसमें इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट है वो हैंड इन हैंड चलता है, यानी इन तीनों का एक साथ ध्यान रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं 5 C's की जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला C है क्लीन। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात की जाती है, साथ ही साथ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने की बात की जाती है, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है जिनसे हमारी पॉल्यूशन रिड्यूस हो और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्शन जो है मिनिमाइज हो। उसके बाद सेकेंड C आता है कम्युनिटी। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाता है, कोशिश की जाती है कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो रेजिलिएंट सोसाइटीज़ हों, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ वो अच्छे से जो है फाइट कर सकें, उनका अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकें। उसके बाद साथ ही साथ इंक्लूसिव, यानी हमारी सोसाइटी की सारी सेक्शंस को जो है इस डेवलपमेंट के लिए में जो है इंक्लूड किया जाए, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कहता है। उसके बाद कलेक्टिव एक्शन, लोकल पीपल की एम्पावरमेंट की बात भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की जाती है। और साथ ही साथ ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंश्योर किया जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग में की जाए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कल्चर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को भी इंपॉर्टेंस देने की बात करता है, और साथ ही साथ इस बात पर भी जोर देता है कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी की वैल्यू करने के साथ साथ हम जो है हमारी सोसाइटीज़ का माइंड सेट भी धीरे धीरे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप की तरफ ले जाए। फोर्थ नंबर पे आता है केयर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है एम्पैथी की बात की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, और
एथिकल कंसिडरेशन की बात की जाती है, ताकि जिसमें हम जो है प्रेजेंट जनरेशन का भी ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनकी नीड्स का भी ध्यान रखते हैं, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं एम्पल क्वांटिटी में मिल सकें, उनके जो राइट्स हैं उनके साथ कोई भी उनके राइट्स में कोई भी कमी जो है वो ना आए। तो लास्ट में आता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट में जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात की जाती है, जिसमें एथिकल बिजनेसेस को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट बिजनेसेस करने की बात की जाती है, और इन बिजनेसेस में ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं इन्वॉल्व करने की बात की जाती है जो कि सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स पर जो हैं बेस्ड हों, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन की बात भी की जाती है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की, यानी कि किस तरह से ये जो हिस्ट्रीज में जो किस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले 1980s में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आती है, जो कि पब्लिश की गई IUCN, UNEP और WWF द्वारा। ये एक फर्स्ट मेजर डॉक्यूमेंट था जिसने कहा कि हमें कंजर्वेशन को भी जो है हमारी डेवलपमेंट के साथ लिंक करना चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी के अंडर जो है इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करने की बात की गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें उनका सस्टेनेबल यूज करने की बात भी की गई। और फिर उसके बाद आता है 1987 में ब्रनलैंड रिपोर्ट। ये एक वाइट पेपर था जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, और इसी रिपोर्ट के अंडर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। और अकॉर्डिंग टू दिस ब्रनलैंड रिपोर्ट, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ इस ब्रनलैंड रिपोर्ट में इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात की गई, वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि जो चाहे प्रेजेंट जनरेशन हो चाहे फ्यूचर जनरेशन हो, सभी को बराबर का जो है बेसिक एमिनिटीज़ या नेचुरल रिसोर्सेज जो है मिलने चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ इन्वायरमेंट को इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने की भी बात ब्रनलैंड रिपोर्ट में की गई। फिर उसके बाद आता है 1992 में अर्थ समिट, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट भी कहते हैं, जो कि रियो डी जनेरियो में हुआ, इसलिए इसे रियो समिट के नाम से भी कई बार जाना जाता है। और इसमें 178 कंट्रीज ने जो है भाग लिया, और ये जो अर्थ समिट थी इसमें बहुत सारे आउटकम्स आए, जैसे कि एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क। तो ये सब जो चीज़ें जो अर्थ समिट में आई, ये भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो 1992 की अर्थ समिट थी, ये जो है 3 डिफरेंट फेज में हुई। पहली हुई 1992, और सेकंड वर्जन आया इसका 2002 में, और थर्ड वर्जन आया 2012 में। इसलिए ये जो 1992 की अर्थ समिट थी, ये फर्स्ट अर्थ समिट है, और इसका जो सेकंड वर्जन है इसे ये जो है जोहानिसबर्ग में हुई, और इसे जो है रियो +10 के नाम से जाना था, क्योंकि 1992 की अर्थ समिट के ठीक 10 साल बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इसलिए इसे रियो 10 भी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 2012 की जो थर्ड अर्थ समिट का वर्जन आया, इसे रियो +20 कहा जाता है, क्योंकि ये ठीक 20 साल बाद, अर्थ समिट के 20 साल बाद आया। और अब सबसे पहले हम समझते हैं 2002 की जो जोहानिसबर्ग समिट हुई उसके बारे में। तो ये जो जोहानिसबर्ग समिट है, इसे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और इसने जो है एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करने की बात की, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया, जैसे कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्लीन वाटर, एनर्जी एक्सेस, ऐसे इश्यूज को जो है इस वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिस्कस किया गया। उसके बाद थर्ड जो अर्थ समिट आती है 2012 में, जिसे रियो +20 समिट कहा जाता है, इसे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और इसका जो आउटकम डॉक्यूमेंट था, इसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट। और ये जो 2012 का रियो +20 समिट है, इसी के बाद जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। और बात करें तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ये आए
2015 में। और ये जो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे वो 2012 की जो समिट हुई है, ये जो रियो समिट, ये इसका ही आउटकम है। और ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ये हमारा 2030 एजेंडा का पार्ट है। यानी कि हमारा टारगेट है कि हम ये इनको 2015 से लागू करेंगे और 2030 तक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें अचीव करेंगे। और ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे हर कोई इन्वायरमेंट का स्टूडेंट जानता है, ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया गया या इंपॉर्टेंट बातें रखी गई, जैसे कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, क्लाइमेट एक्शन करना है हमें ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सके, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, इसमें पीस जस्टिस की बात की गई है, और कॉपरेशन अमंग डिफरेंट नेशंस की बात की गई है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट 17 डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनकी जो है ये 2015 में बात की गई। और जो 17 डिफरेंट गोल्स हैं ये आप देख सकते हैं। और जैसे कि नो पॉवर्टी हो गया, ज़ीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये 17 गोल्स हैं, इन्हें अचीव कर कर ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद 2015 में पेरिस समिट आता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करने की, लिमिट करने की बात की जाती है। उसके बाद 2024 में एक इम्पॉर्टेंट समिट होता है जिसे यूएन समिट ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। ये जो समिट है, इसमें जो है मेन डिस्कशन का जो मेन एक एजेंडा था वो था कि किस तरह से ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 में जो लागू किए गए हैं, इन्हें जो है किस तरह से एक्सिलरेट किया जाए, किस तरह से इनकी स्पीड तेज की जाए ताकि हम इसे 2030 तक इनको अचीव कर सकें। तो ये सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एडवांटेजेस की बात करें, तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारे इन्वायरमेंटल और सोशल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जो हैं अचीव कर सकते हैं। और उनकी बात करें तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इकोसिस्टम्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस वगैरह चाहिए, इनोवेशंस की ज़रूरत है। तो इनके लिए जो है बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और बहुत सारी इनोवेशन भी होगी। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ फॉलो करने से हमें जो है सोशल इक्विटी को अचीव कर सकते हैं, यानी हम सभी जो सोसाइटी की सभी जो सेक्शंस हैं, चाहे अमीर गरीब, सबको जो है बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट्स और एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हाँ देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होगा, हम जो है एक अच्छी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल वगैरह, हेल्दी फूड वगैरह जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी बेहतर हो सकती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए अगर हम इन्वायरमेंट को लगातार पोल्यूट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो इन्वायरमेंट है वो हमारे रहने लायक नहीं रहेगी और हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, क्योंकि अब इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें जो है पैसा तो खर्चना पड़ेगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म की सोचें तो हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी देखना पड़ सकता है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ फॉलो ना करें। इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहता है कि हमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। उसके बाद जिससे जो है जॉब्स और इनोवेशन जो है हो सकता है। उसके बाद पोल्यूशन और वेस्ट रिडक्शन हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने से। साथ ही साथ हम कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि अगर जो इन्वायरमेंट से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं
उनके लिए जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो रेजिलिएंट हो सकें। उसके बाद बात करें तो ग्लोबल कॉपरेशन को भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेज करता है और सभी कंट्रीज़ को एक साथ आकर पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स से डील करने का, इनका सोल्यूशन जो है फाइंड करने का के लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एनकरेज करता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिनकी वजह से सस्टेनेबल प्रोग्रेस को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हाई इनिशियल कॉस्ट्स। अगर हमें कोई भी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर पैनल्स, ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी है तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जिससे हमारी इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक तरह से बहुत सारे बिजनेसेस और कम्युनिटीज़ जो हैं डिस्करेज भी हो जाते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेजिस्टेंस। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रेजिस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट है ना करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत कॉस्टली है और अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे और साथ ही साथ अगर वो अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ में जो है ट्रांजिशन करते हैं या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ में जो है ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और कम्युनिटीज़, बिजनेसेस जो हैं वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पुश बैक कर जाते हैं। उसके बाद जो है ये जो जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे जो कन्वेंशनल फ्यूल्स के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस हैं जैसे फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, इनमें बहुत सारी लेबर है, बहुत सारे ह्यूमन लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो लोग जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग के सेक्टर में काम कर रहे हैं इनकी जो है जॉब जा सकती है और जिससे बहुत ज़्यादा सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह से भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है कम एनकरेज होते हैं उस लोग, ठीक है। उसके बाद स्लो इकोनॉमिक रिटर्न। तो जब हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो ये जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हैं ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर हम अपने हाउस होल्ड में ही एक सोलर पैनल लगाना चाहिए, एक एवरेज बंदा, एक सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान है, वो अगर अपने घर में सोलर पैनल लगाना चाहे तो उसका 1 से 1.5 लाख खर्चा आएगा, है ना, 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा आएगा और उस खर्चे को प्रॉफिट में बदलने के लिए उसे बहुत सारे 4, 5, 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक इसके जो रिटर्न्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये बहुत ही स्लो हैं। इनमें जो है रिटर्न्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ही देर के बाद जो है प्रॉफिटेबल बनते हैं। इस वजह से भी जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लेस अट्रैक्टिव जो है लोगों को लगता है। और सेम इसी तरह की प्रॉब्लम जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को भी फेस लगती है, इसलिए वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इनकरेज नहीं होते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं, यानी कि देखिए बहुत सारे एक्ट्स हैं, एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हो गया, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स हो गए। ऐसी बहुत सारी रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमारी बहुत सारी बिजनेसेस, कम्युनिटीज़, इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है और ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होता है और अच्छे से कंपनीज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एनकरेज नहीं हो पाती हैं। उसके बाद लिमिटेड अवेयरनेस, हमारी कम्युनिटीज़ में जो है अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिसकी वजह से सस्टेनेबल ताकि और उन्हें जो है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, इतने अच्छी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए जो है ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक प्रॉब्लम बनती है और हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद टेक्नोलॉजी गैप, काफ़ी सारे एरियाज़ में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एडुकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
जो है कर सकें या इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद सोशल बैरियर्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ी हैं, जो कि कहा जाता है कि इससे जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है होता है, लेकिन जो है अब उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को हम बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के इमोशंस से जुड़ी होती हैं, उनके कल्चर से जुड़ी होती हैं। तो जो इस वजह से भी जो है काफ़ी सारी उसके साथ साथ हम जैसे इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ है लोगों में, यानी कि कुछ जो है अमीर लोग तो या जिनके पास इनकम है अच्छी, वो लोग तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो जो है इन कॉस्टली टेक्नोलॉजीज़ को नहीं खरीद सकता है, तो उसे जो है नॉन सस्टेनेबल या अनसस्टेनेबल वेज़ की तरफ ज़्यादा ही वो ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है। इसलिए इस तरह से भी हम जो है, अगर हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, तब भी हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिसी इंटीग्रेशन। अगर हम अपनी जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं या लोकल एक्शन प्लान्स हैं या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जब हम वो बनाते हैं उस समय अगर हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी ध्यान रखते हुए पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाएं ताकि उनमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी टच हो, तो हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को जो है यूज़ करें, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लाएं, तो इससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम सभी को, पब्लिक को अवेयर करें, एजुकेट करें, जिससे क्या होगा, उनका बिहेवियर शिफ्ट होगा, उनकी सोच बदलेगी और वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को जो है अडॉप्ट करेंगे और अल्टीमेटली हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। साथ ही साथ बिल्ड पार्टनरशिप, यानी कि हमें क्या है, सबको एक साथ लाना है, गवर्नमेंट्स को, बिजनेस को, एनजीओज को, कम्युनिटीज़ को एक साथ आना होगा, जिससे मिलके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटर एंड अडॉप्ट, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस तो करेंगे, साथ ही साथ हमें टाइम टू टाइम उसे मॉनिटर भी करना है, और फिर अगर कुछ उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो हमें वो भी करना है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक कॉन्टिन्यूस वे में जो बिना किसी रुकावट के जो है कर सकें। अब एट लास्ट हम बात करते हैं 6 R's की, जिनकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो 6 R's हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आता है रिफ्यूज़। तो हमें क्या करना है, अगर कोई वेंडर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई इंडस्ट्री अगर किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने में बहुत ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल कर रही है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही है, तो हमें उस प्रोडक्ट को लेने से मना करना है, और जिससे क्या होगा कि हमारी जो पोल्यूशन है वो कम से कम होगी, वेस्ट प्रोडक्शन कम से कम होगा। सेकंड आता है रीथिंक। तो हमें क्या करना है, हमें सोचना है, हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी चॉइसेस को चेंज करना है, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकें, और हमें क्या करना है, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना है, ग्रीन बिजनेसेस की तरफ जाना है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। थर्ड नंबर पे आता है रिड्यूस। तो हमें क्या करना है, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर हमारी किसी एक्टिविटीज़ से पोल्यूशन हो रहा है, हमें कोशिश करनी है कि हम उस एक्टिविटीज़ को कम से कम करें और उससे कम पोल्यूशन हो। उसके बाद हमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की तरफ भी ध्यान देना है। हमें अगर जितनी ज़रूरत है उतना ही इन्हें यूज़ करना है, एनर्जी को, वाटर को उतना ही यूज़ करना है, ताकि इनकी वेस्टेज ना हो, और इस तरह से हम रिड्यूस जैसे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीयूज़। तो हमें क्या करना है, कुछ जो आइटम्स हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल करके जो है अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो हमें चीज़ों को, जैसे कि ग्लास बॉटल्स हो गई, क्लॉथ बैग्स हो गया, इन्हें हम दोबारा यूज़ करके जो है अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्शन कम होगा और हमारा रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं।
थर्ड नंबर जो अब फिफ्थ नंबर पे आता है रिपेयर। तो अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसे फेंकने की जगह हमें क्या करना है, हमें उसको क्या करना है, उसे हमें रिपेयर करके दोबारा यूज़ में लाना है। और इससे क्या होगा, इससे हम जो क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सिस हैं उन्हें हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी इससे क्या होगा, हमें नए रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पुराने मटेरियल से ही दोबारा से नई चीज़ बना लेंगे। तो इससे अगर हमें रॉ मटेरियल की कम यूज़ करेंगे तो हम अल्टीमेटली पोल्यूशन भी हमारा कम होगा, या इन्वायरमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी कम पड़ेगा। एट लास्ट में आता है रीसाइकल। तो अगर हम कोई भी हमारी चीज़ जो है वो इस सिचुएशन में पहुंच जाती है कि हम उसे दोबारा एक यूज़फुल वे में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें उसको रीसाइकल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पेपर जो है यूज़ करते हैं, जब वो ख़राब हो जाता है तो हम उसे रीसाइकल करके नया पेपर बना सकते हैं। मेटल्स को हम रीसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक्स को रीसाइकल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम जैसा मेटल है, उसे उसकी की ये जो एल्यूमिनियम है इसकी सबसे ज़्यादा रिसाइकलेबिलिटी होती है, तो इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सारा कंसेप्ट। होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया और लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना